बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल के आज के प्रोग्राम में सब हाज़िन को खुशामदीद। आज जो हमारा बुनियादी टॉपिक है, चूँकि इनकम टैक्स रिटर्न 2024 वैसे तो भी इंडिविजुअल एओपी के लिए भी कंटिन्यूड है, लेकिन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। और कंपनीज की रिटर्न और उसके हवाले से जो कंपनीज़ की रिटर्न के अंदर इश्यूज़ हैं, अब नेक्स्ट फेज़ तमाम टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए उसका है कि वो अपनी कंपनीज़ की रिटर्न को अकॉर्डिंगली प्रेफर मैनेज और उसको फाइलिंग करेंगे। इस हवाले से आज के लेक्चर में हम सर मंशा सुखेरा साहब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2024 रिलेटेड टू कंपनीज़ जो हैं उसके ऊपर एक सीर हासिल रहनुमाई हासिल करेंगे। मैं बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब से तशरीफ़ लाएँ और कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस, उसके इश्यूज़ और उनके हल के हवाले से हमारी रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिटर्न्स एओपी और इंडिविजुअल्स की हैं उसकी लास्ट डेट तो इस माह की एंड तक है, लेकिन अब क्योंकि स्टार्ट हो जाएंगी कंपनी की रिटर्न, जिसकी डेट जो है वो टैक्स ईयर जो नॉर्मल टैक्स ईयर है जिनका 30 जून वाला, उनकी दिसंबर तक जाएंगी। तो आज हम डिटेल डिस्कस करते हैं कि कंपनी एओपी इंडिविजुअल में क्या डिफरेंसेस है और रिटर्न में क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी है, कंपनी एक लीगल पर्सनैलिटी है। फर्स्ट डिफरेंस जो है कि एक लीगल पर्सनैलिटी आर्टिफिशियल पर्सन है, जबकि इंडिविजुअल जो है नेचुरल पर्सन है। एओपी लीगल पर्सन नहीं है, अदरवाइज एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन है टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। तो सेकंड डॉक्ट्राइन जो है कंपनी का वो ये है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन है। ये कंपनी जो है लीगल पर्सन को हम सेपरेट समझते हैं फ्राम द ओनरशिप, फ्राम द शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट। इंडिपेंडेंटली अपने नाम से स्यू हो सकती है, अपने नाम से स्यू उसको किया जा सकता है, अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है और सारे एसेट लायबिलिटी ओनरशिप सब अपने नाम से होल्ड कर सकती है। इसी तरह नेक्स्ट डॉक्ट्राइन जो है इसका वो लिमिटेड लायबिलिटी का है। जनरली जो इसकी लायबिलिटी है वो टू द एक्सटेंट ऑफ जितनी सब्सक्राइब किए हैं शेयर होल्डर या इन्वेस्टमेंट की है टू दैट एक्सटेंट तक इक्विटी जो में उसमें पार्टिसिपेशन है। अगर किसी वक्त आपकी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और बिजनेस नहीं कर सकती ड्यू टू लॉस या एनी रीज़न, तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट की इनटू शेयर्स टू दैट एक्सटेंट शेयर होल्डर जो है वो लायबल होंगे। ओवर एंड अबव उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी या उनके पर्सनल एसेट वो उसके लिए लायबल नहीं होंगे। लायबिलिटी एक डॉक्ट्राइन है। और एक डॉक्ट्राइन इसमें परपेचुअल कंसेप्ट है, परपेचुअल एंटिटी। परपेचुअल में लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग लास्टिंग है, लोग आते जाते रहेंगे। पार्टनरशिप में इंडिविजुअल में एक बंदे की डेथ होगी तो बिजनेस ख़त्म हो गया। एओपी इंडिविजुअल में अगर एक आपस में लड़ाई हो गई या अदरवाइज एक ने उसको छोड़ दिया तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि उसकी लीगल एंटिटी। यहाँ जो पार्टनर शेयर होल्डर्स हैं, ओनर हैं, उनके आने जाने से कंपनी नहीं ख़त्म होगी अनलेस अनटिल कोई ऐसी सिचुएशन हो थ्रू कोर्ट या अदरवाइज लिक्विडेशन हो तो उस वक्त फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो आखिरी ट्रांसफरेबिलिटी डॉक्ट्राइन है कि इसके शेयर जो है, जो कैपिटल है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर होते हैं, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में विद कंसेंट हो सकते हैं या बोर्ड अप्रूव करे तब हो सकते हैं। बाकी जो लिस्टेड कंपनी है वो आप देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो ट्रेड होते हैं, बाय सेल होते हैं। तो अब हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी ऑर्डिनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कंपनी में और इसके जो टैक्स लॉ है उसमें कंपनी की क्या डेफिनेशन है या उसमें क्या डिफरेंसेस है या क्या क्लासिफिकेशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत 2017 के तहत देखें तो वहाँ ये कंपनी जो मैंने पहले कहा है बेसिक फीचर वही है, और वहाँ ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है उसकी आगे लिमिटेड के पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, इस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ कंपनी बाई गारंटी भी है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी है। ये 4-5 क्लासिफिकेशन कंपनी की है। अब हम टैक्स में देखें तो कंपनी की डेफिनेशन जो है पर्सन के अंदर सेक्शन 80 में है, अदरवाइज फर्स्ट सेक्शन में भी होगा। यहाँ प्राइवेट लिमिटेड की डेफिनेशन अलहदा है, पब्लिक की अलहदा है, स्मॉल कंपनी को अलहदा दिया गया है। तो ये क्योंकि हमारे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ कंपनी में कुछ और भी एंटिटीज़ हैं जो कंपनी एक्ट के तहत कंपनी नहीं है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो पहले हम उनको देखेंगे, तो इनकी क्लास देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके टैक्सेशन रेट क्या है।
हर कंपनी का स्मॉल का या दूसरा, और एज़ कम्पेयर टू एओपी और उस इंडिविजुअल के रेट डिफरेंसेस में हम देखेंगे। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जो है कंपनी की, उसके लिए सेपरेट सेक्शंस हैं, उसको देखेंगे। फिर साथ ही हम डिविडेंड और ड्राइंग या कोई डिडक्शंस हैं जो कंपनी में है इधर नहीं है, या विद होल्डिंग रेट्स हैं, वो सारे 1 बाय 1 सीक्वेंस में देखेंगे। तो मेरा ख्याल लेक्चर आज इसी पे डिफरेंसेस पे ही ख़त्म होगा। तो अगले वाला स्टेप जो है आगे पे हम करेंगे, ताकि टैक्स लॉ को सारे को हम रिव्यू करें कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो टैक्सेशन ऑफ कंपनी एओपी इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करते हैं, या लिमिट्स या थ्रेशोल्ड या उसमें है या इसमें नहीं है, तो कौन सी चीज़ फॉर्म करनी चाहिए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एओपी इंडिविजुअल या कंपनी या अदरवाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो डेफिनेशंस है, उसमें कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। तो कंपनी 212 जो है सेक्शन 2 का 12 है, कंपनी मीन एज डिफाइंड इन सेक्शन 80। तो 80 को हम बाद में जाते हैं, पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। वहाँ फिर चलने से पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेक्शन 2 का सब सेक्शन है, प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी दैट इज़ नॉट ए पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी की हम डेफिनेशन देखेंगे, जो पब्लिक कंपनी नहीं होगी वो प्राइवेट कंपनी होगी। नेक्स्ट पब्लिक कंपनी को देख लेते हैं। ये पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी, इसकी तकरीबन 3 डिफरेंट, आगे 4th तो नहीं है, चलो, और 4 उसकी 4 उसके फीचर्स हैं, इंग्रेडिएंट है, तो उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, ये इनमें से कोई भी ऑपरेट होगी तो वो पब्लिक बन जाएगी। तो अब गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर उसके 50% या अबव शेयर हैं तो वो पब्लिक है, कम है तो वो नहीं है। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट। तो फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी जो है तो उसके शेयर हैं 50% या अबव, तो वो भी फिर पब्लिक कंपनी। ये कंपनी हुज शेयर आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज in Pakistan at any time in the tax year and which remain listed on that exchange at the end of that year। तो टैक्सेशन में बेसिकली जो फंडामेंटल चीज़ है वो टैक्स ईयर है। ईच टैक्स ईयर इज इंडिपेंडेंट एंटिटी एज टू बी गवर्न बाय इट्स ओन लॉ एंड फैक्ट। उस साल में जो फैक्ट लॉ है, रेजिडेंशियल स्टेटस भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि उस साल में कितने टाइम रहा या नहीं। तो टैक्स ईयर इंपॉर्टेंट है, टैक्स ईयर को भी हम देखेंगे। तो हर एक का स्टेटस चेक करना है, या ट्रेड हुआ है या नहीं हुआ, उसकी टैक्सेशन वो पब्लिक है। सपोज ये वाली लिस्टेड कंपनी हो लेकिन ट्रेड ही ना हुई हो तो फिर उस डेफिनेशन में चली जाएगी, इसमें से आउट होगी तो वो प्राइवेट कंपनी में चली जाएगी। तो इसलिए वो फॉर द टैक्स ईयर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस साल ट्रेड हो तो अगले साल ना हो, फिर हो और ऑनवर्ड हो। तो इसलिए टैक्स ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखेंगे कि वो पब्लिक है या नहीं है। इस तरह एक कंपनी हुज शेयर वर ट्रेडेड, ये देख लिया हमने। A unit trust whose units are widely available to the public and other trust as defined in Trust Act 1882। तो ट्रस्ट वाला भी जो है जिसके अवेलेबल हो वो भी कंपनी की पब्लिक कंपनी में शामिल है। नीचे इसके बाद स्मॉल कंपनी है। तो स्मॉल कंपनी क्योंकि यहाँ ये कंसेप्ट वहाँ नहीं है कंपनी एक्ट 1970 में, यहाँ उसको सेपरेट डेट पर्पज़ के लिए एक अलग कंसेप्ट दे दिया गया। तो यहाँ फिर उसके मुताबिक देंगे, क्योंकि ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है ओवर राइडिंग है सेक्शन 3 में, जहाँ जो भी डिफाइन हो, क्योंकि लेजिस्लेटर के पास पावर है, डीमिंग पावर होती है। एक वर्ड इंक्लूड है जो वर्ड ऑफ इनलार्जमेंट है। किसी फैक्ट को जो एग्जिस्ट नहीं करते उसको लेजिस्लेटर र्यूम करता है, कर सकता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, या किसी वर्ड को डिफाइन करना है तो उसमें कुछ भी मीनिंग ऐड हो जिनके नेक्सेस हो उस वर्ड से, तो उसको इसमें इंक्लूड कर सकता है, इवन दो एक्चुअल ऑर्डनरी नेचुरल मीनिंग में वो ना शामिल होते हों। इसी तरह हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, जो नहीं हैपन हुए उसको अज्यूम किया जा सकता है कि दैट हैज़ हैपन्ड, या जो नहीं या हैपन हुए उसको कहा जा सकता है नॉट हैपन्ड। तो इसके बाद देख लो उसका नेक्सेस जो है डीमिंग प्रोविजन के लिए होना चाहिए। तो इसलिए उस वर्ड की इनलार्जमेंट है। कंपनी एक्ट में इनकी मीनिंग
और हैं, यहाँ कुछ महीने और हैं जो लेजिस्लेटर ने अपने अपने पर्पज़ या ऑब्जेक्ट या मोटिव को अचीव करने के लिए तो उसको उसके अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन कर लिया, एल्डेस उसमें इंक्लूड या अदरवाइज करके उसको डिफाइन कर दिए। स्मॉल कंपनी mean a company registered on or after first day of July 2005 under the Companies Act 2017। अब इसमें 2005 में तो 17 नहीं था वैसे, लेकिन क्योंकि उसी को रिपील जो हुआ है उसमें जो हुई है उसको भी 17 कह दिया गया। ठीक है, 2005 पहले होता है, 2017 बाद में आता है। तो बहरहाल क्योंकि ऑर्डिनेंस जो 84 वाला वहाँ वाला था, सेविंग उसको वो वाले को रिपील करके सेविंग दी गई है। 17 में वैसे ही है जैसे 17 में बने, तो इसलिए ऐड करके तो उसको इट मीन पुराने जो कंपनी ऑर्डिनेंस था उसके तहत भी बने हैं जो, तो 84 वाला तो उसके तहत भी बनी है, तो वो सारा ही वो समझा जाएगा। तो इसलिए 2005 उस वक्त वो ऑपरेटिव था, उसके बाद 2017 में ये आ गया तो रिपील करके उसको सेविंग दी गई है। तो इसलिए यहाँ फिर क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ अमेंडमेंट करके 2017 को रेफर कर दिए। आल दो 2017 से बहुत पहले, तो अब 2017 में 2005 वाली कंपनी तो नहीं बन सकती ना, तो इसलिए उसकी सेविंग की वजह से अमेंडमेंट की नया रिपील ऑर्डिनेंस ये रिपीलिंग ऑर्डिनेंस जो एक्ट है इसके मुताबिक, तो हैज़ ए पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपी। तो इस अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, 15 मिलियन रुपये से एक्सीड ना करे। अगर कम है तो देन इट इज़ ए स्मॉल कंपनी, अगर अबव होगी तो फिर वो दूसरी कंपनी स्मॉल नहीं होगी, प्राइवेट पब्लिक उसमें फिर चली जाएगी। इस तरह हैज़ ए एम्प्लॉई नॉट एक्सीडिंग 250 एंड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो ये भी ड्यूरिंग ये वो तो एंड में होगा, जो कैपिटल हम देखेंगे ये ड्यूरिंग द ईयर है कि एम्प्लॉई आपके 250 है कितना 250, तो इतने 250 से ज़्यादा ना हो। और हैज़ ए एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 200, इससे 200 मिलियन 250 मिलियन से उसके 25 करोड़ 25 करोड़ से उससे ज़्यादा ना उससे अबाव होगी तो फिर दैट विल गो आउटसाइड द एम्बट ऑफ स्मॉल कंपनी। इज़ नॉट ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एज डिफाइंड इन क्लास 59। और स्मॉल मीडियम में भी ना फॉल करती हो, अगर स्मॉल मीडियम में तो दैन इट्स नॉट ए स्मॉल कंपनी। ठीक है, स्मॉल मीडियम की ऊपर डेफिनेशन है। स्मॉल मीडियम जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी डेट शीट है, तो वो मैन्युफैक्चरर भी इसमें से अगर एक्सक्लूड होते हैं तो बाकी फिर ट्रेडर शेडर या सर्वर वही कंपनियां रह जाएंगी, वो स्मॉल हो सकती हैं। ठीक है, पहले ये नहीं थी, बाद में ये ऐड की गई, तो स्मॉल को देख लें। Small and medium enterprise mean a person who is engaged in manufacturing as defined in clause 7 of section 150 of the land, his business turnover in a tax year does not exceed 250 million rupee, provided that if the annual business of a small and medium enterprise exceed 215 million repeat, it shall not qualify as a small and medium company in the tax year in which annual tax exceed that turnover or any subsequent tax year। तो इसकी टर्म लिमिट है, उस साल में आगे बढ़ेगी तो वो स्मॉल कंपनी ये जी वो रिटर्न लैदा जाती है। और सेक्शन 153 में वो डिफाइंड भी है कि वो मैन्युफैक्चरर या असेंबलर हो और कंबाइन करता हो जब रॉ मटेरियल को या कंपोनेंट लेके दूसरी चीज़ बनाता हो जिसका डिस्टिंक्ट फीचर हो, न्यू प्रोडक्ट हो और फंक्शन हो, वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो मैनुअल हो, तो उसका फंक्शन और जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनी है उसका फंक्शन और उसकी इंटिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट हो। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन ये है कि एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता, उससे नई चीज़ बने। पर मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो, एक रॉ मटेरियल फॉर्म से भी आप नई चीज़ बना सकते हैं और नया फंक्शन हो। एक डिफरेंट कंपोनेंट उसको लेके भी एक जैसे कंप्यूटर है, इसके कंपोनेंट लेके आप कंप्यूटर बनाएं तो कंप्यूटर का फंक्शन और होगा अगर और उसका उन पार्ट का वो फंक्शन नहीं होगा। डिफरेंट एंटिटी, डिफरेंट शेप और डिफरेंट फंक्शन अगर होंगे तो फिर देन वो फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी। क्लियर? तो वो डेफिनेशन इसी तरह ही उसकी मीनिंग। अगर ब्रॉडर स्कोप में हो तो वो चीज़ें पैकिंग, रीपैकिंग, सेल टैक्स वाली वो बार नहीं कर सकते। यहाँ अपनी इंडिपेंडेंट डेफिनेशन जो है उसके मुताबिक हम देखेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है डेफिनेशन ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 80। अब 80% की डेफिनेशन है।
और इस डिफरेंशिएट भी हम कर सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल एओपी की अपनी डेफिनेशन है, तो कंपनी की अपनी है, तो कंपनी में इंडिविजुअल एओपी उसमें शामिल नहीं है, तो हम कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। एसोसिएशन अलग डिफाइंड है, इंडिविजुअल अलग डिफाइंड है, और अब फॉर द पर्पज और कंपनी अलग डिफाइंड है। तो इट मीन तीनों इंडिपेंडेंट इंटिटीज़ हैं। वो इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन है, एसोसिएशन 2 और मोर पर्सन के हैं, वो लीगल पर्सन नहीं है। वो जो मैं फीचर बताए हैं वो उस पर नहीं है, वो कैरी ऑन बिजनेस फॉर द पर्पज, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। यहाँ वहाँ आपके शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट किसी भी एज पर एग्रीमेंट एज म्यूचुअली एग्रीड हो सकता है कि आप कहें जी आपका इन्वेस्टमेंट जो है कम है लेकिन शेयरिंग आपकी ज़्यादा हो सकती है। एक बंदा हो सकता है 100% इन्वेस्टमेंट करे, और दूसरा आपकी कैपेबिलिटी, टेक्निकलिटी, प्रोफेशनलिज्म की वजह से वो कहे जी मैं 50% शेयर लूँगा, 50 आपका, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ये पार्टनरशिप में, जॉइंट वेंचर इसमें हो सकता है, लेकिन कंपनी में ऐसे नहीं हो सकता। कंपनी में जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके आपको शेयर मिलेंगे, और उसी प्रोपोर्शनेट से आपको डिविडेंड मिलेगा। यहाँ आपका कंसेप्ट डिविडेंड का है। एओपी इसमें कंपनी में आप डिविडेंड लेंगे, जितने आपके शेयर होंगे उसके ऊपर जो रिटर्न होगी वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड होगी। और डिविडेंड कंपनी मैनेजमेंट जो है वो डिक्लेयर हर साल के एंड पे या ड्यूरिंग द ईयर भी डिक्लेयर कर सकती। उसके डिफरेंट फॉर्म में डिफाइंड भी है डिविडेंड, सेक्शन 2 का 19 है, उसमें हम देख लेंगे। तो उस डिविडेंड में डिफरेंट काइंड हो सकती हैं। वो इंटरम डिविडेंड भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, बोनस शेयर भी इन काइंड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। तो उसकी भी टैक्सेशन जो है अलहदा लॉ में अलहदा फिर हम देखेंगे। तो वो कंपनी यूजुअली बेस्ड डिफरेंस वहाँ ड्राइंग होती है, यहाँ जो है वो डिविडेंड है। यहाँ शेयर कंपनी अलहदा टैक्सेशन देगी एज सेपरेट फ्रॉम शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर डिविडेंड पे देंगे। जबकि आपके फर्म में या इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल जो है वो टैक्स देगा, आगे उससे ड्राइंग लेगा, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं होगा। इसी तरह पार्टनरशिप जो है ड्राइंग के कोई टैक्सेशन होगी, फर्म जो है एओपी है वो टैक्स देगी, और उसका जो शेयर होगा फ्रॉम द फर्म विच हैज पेड द टैक्स वो एग्जेम्प्ट होगा। वो 92 सेक्शन है वो डील करता है। तो और कंपनी की डीलिंग जो है वो 94 में है। वो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर उसको देखते हैं। तो एक कंपनी है डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017। तो कंपनी में जो डिफाइंड है उसको भी कंपनी कहा जाएगा। उसके बाद डी कॉर्पोरेट फॉर्म बाई अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। कोई भी लॉ जो इन्फोर्स है कंपनी को बनाने के लिए कॉर्पोरेट फॉर्म के लिए, इसी नेचर की लीगल पर्सन के लिए। मुदारबा कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट अंडर आउटसाइड पाकिस्तान जो कंपनी इन कॉर्पोरेशन रिलेशन से लॉ बनता है उसके मुताबिक जो कंपनी बनेगी वो भी है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जनरली ये कंपनी में अलहदा एक्ट है उसके तहत बनती है, कंपनी एक्ट में ये नहीं आती, ये अलहदा है, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट है। और उसके तहत जो बनी होगी यहाँ लेजिस्लेट ने उसको भी कंपनी ट्रीट कर लिया है, या सोसाइटी है या अंदर एनी अदर सोसाइटी है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी डिफाइन है, उधर एक्ट भी डिफाइन है, 2 सेक्शन में देखेंगे तो उसकी इधर है। नेक्स्ट इसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 236 में। 236 में आप उसमें इंडिविजुअल शामिल नहीं, एओपी या कंपनी कोई भी हो सकती है। और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी अप्रूवल कमिश्नर से लेनी है, और ऑनवर्ड उसके लिए रूल 211, 13, 14 ऑनवर्ड है। 3 साल के लिए अप्रूवल होती है। जो अप्रूव होगी प्रॉपर होगी वो एनपीओ समझी जाएगी। तो एनपीओ भी इसमें शामिल है। इवन दो वो एओपी भी हो लेकिन वो उसकी अप्रूवल है तो वो भी कंपनी फिर हो जाएगी। सबसे वहाँ पे अलग से फर्म का वर्ड एओपी में इंक्लूड किया है। जी जी, वो कंपनी में फिर नहीं आएगी। नहीं फर्म कहाँ से आएगी सर? ये ऊपर ये जब ये इंक्लूड द फर्म, ये फर्म और एओपी। पहले कंसेप्ट ये होता था कि एओपी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म सेपरेट समझी जाती थी। तो फर्म होती थी जो आप अनरजिस्टर्ड फर्म और रजिस्टर्ड फर्म। अनरजिस्टर्ड में आपने एग्रीमेंट किया और फर्म के जो फीचर हैं उसके मुताबिक बना ली, या आपने रजिस्ट्रार फर्म होता था अंडर सेक्शन वो 1932 या कौन सा था, उसके तहत आप वहाँ सर्टिफिकेट मिलता है वो फर्म है उसके मुताबिक। एओपी होता है कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट 2 या 3 बंदे मिलें और एक से ज़्यादा हों तो वो कोई बिजनेस कैरी ऑन करें फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो इसलिए फिर वो एओपी बन जाती है। अब वो कंसेप्ट
इवन हिंदू एडवाइस फैमिली और फर्म सारे AOP में शामिल कर दिए और AOP को ब्रॉडर स्कोप कर दिए। ठीक है, अब AOP के अंदर अब फर्म भी है, हिंदू एडवाइस फैमिली। एक और क्वेश्चन आएगा कि वो LLP है वो किस में शामिल है, वो हम लेटर ऑन देखते हैं। ठीक है, वो भी इसी में ही शामिल है एसोसिएशन में, क्योंकि LLP वो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप फर्म का एक कंसेप्ट है, उसको हम कंपनी नहीं कह सकते, इवन दो सर्टन लॉज उसका अपना इंडिपेंडेंट सेपरेट है, उसके तहत बनी है। ठीक है, तो यूजुअली लॉ में ऑर्डिनेंस में एक दो जगह पे उस पर नाम आया, उसको इसमें नीचे वाले में भी शामिल। अब नीचे वाले में ये बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाई अंडर एनी लॉ इन फोर्स, इसका ये एक हो सकता है कि इसके अंदर आती है कि नहीं आती, ये उस टर्म में हम ला सकते हैं कि नहीं का। दूसरा, क्योंकि उसकी नेचर फीचर सारे फर्म वाले हैं या AOP वाले हैं, क्योंकि वहाँ आपका डिविडेंड तो नहीं है, वहाँ तो शेयरिंग प्रॉफिट है और कोई भी रेशो हो सकती है, तो इसलिए सारे फीचर उसके हैं। तो ये क्योंकि लेजिस्लेटर ने भी इसको अभी तक क्लियर नहीं किया, तो आगे ऑनवर्ड अगर दो ओपिनियन हो जहाँ, तो जो फेवरेबल हो वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। SCP का कहना ये है कि ये LLP जो है वो कंपनी है, उसका जो ऑनलाइन एंट्रीज बनाते हैं ना, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उसको ऑटो कंपनी का। लेकिन ठीक है, बनाते होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हमने तो इस लाख देखना ना, वो अब जैसे हम कहते हैं सोसाइटी है, तो सोसाइटी अदरवाइज तो कंपनी नहीं है। जब तक इधर मेंशन ना किया जाए, इधर LLP मेंशन कर दें तो फिर ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट को इतना सी महीना देना तो फिर सोसाइटी ऑलरेडी बॉडी कॉर्पोरेट थी, वो वहाँ फिर वो उसी उसके अंदर सारी शामिल हो सकती थी। और लिखने की जब इंडिपेंडेंट चीज़ें जब लिख दी जाती हैं, इसी डेफिनेशन जो है कंपनी की, ये 2008 या 9 में चेंज हुई, जब सोसाइटी को इसमें शामिल किया गया। तो ये लिटिगेशन आई कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा ये तो पहले ही इसमें शामिल थी बॉडी कॉर्पोरेट में। तो कोर्ट ने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 2009 PTD 790 है ये जजमेंट है। तो उसमें 799 है 2009 PTD 799। तो उसमें कोर्ट ने होल्ड किया कि इट इज़ ए कंक्लूसिव लेजिस्लेटिव एविडेंस that it was not included in the definition of company previously, क्योंकि सब्सिक्वेंटली ऐड किया है तो इट मीन पहले नहीं थी। तो इसलिए जब सोसाइटियाँ ऐड की हैं, जब उससे ऑनवर्ड पार्ट ऑफ कंपनी है, तो उससे पहले नहीं थी, तो इसलिए वो अभी तक एडेड नहीं है। उस डॉक्ट्राइन उसको हम इतना ब्रॉडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर अगर कर सकते हैं तो फिर आप जो उनमें से हायर लोअर है, किस में रेट हायर लगता है लोअर लगता है, वो डॉक्ट्राइन जो हमारा के फेवरेबल वाला, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। दो ओपिनियन हो, जहाँ दो ओपिनियन हो तो फेवरेबल टू द टैक्स पेयर हो सकती है। जहाँ दो रेट भी लगते हैं, एक हायर लोअर, तो आप वो लोअर वाला ले सकते हैं। तो इसलिए कॉर्पोरेट को इतना किया नहीं जा सकता एग्जॉस्टिव, NPO भी बॉडी कॉर्पोरेट, तो अलहदा क्यों लिखी गई है? मदार ये भी है बॉडी का, सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो इनको अलहदा लिखा गया है। जब तो अलहदा लिखा गया है तो उस सिचुएशन में लेकिन एक और डॉक्ट्राइन है कि कोई चीज़ लिख दी जाए तो वो रिडंडेंट नहीं होती, जब उसको फुल इफेक्ट देना होता है। तो इसके मुताबिक एक ये है कि बॉडी कॉर्पोरेट वो है या नहीं है। वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, जस्ट रजिस्ट्रेशन से वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनती। क्या वो लीगल पर्सन है? जो मैंने 4-5 खसूसियात बताई हैं उस पर एप्लीकेशन, क्या वो लीगल पर्सन है? नंबर 2 परपेचुअल पर्सन है? नहीं है। आज ख़त्म कर दें, ख़त्म। तो उसमें सारे फीचर जो है वो फर्म वाले और AOP वाले वो एप्लीकेबल है। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट वो तो अपने नाम से लीगल पर्सनैलिटी हो, अपने नाम से स्यू कर सकती हो, अपने नाम से वो एग्जिस्ट करती हो, और वो ट्रांसफरेबिलिटी भी हो, सारे कंसेप्ट उसके हों, तो वो तब परपेचुअल उसकी सक्सेशन हो, वो उसमें नहीं है। तो इसलिए वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगी। तो जितनी बाकी हैं ये सारी अपने नाम से स्यू कर सकती हैं, अपने नाम, वहाँ पार्टनर या उसके नाम से स्यू होगा, उनकी प्रॉपर्टी होगी। फर्म जो है अपने नाम से, पार्टनर के नाम भी हो तो फर्म की ट्रीट हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो जो है वो फीचर जो है फर्म वाले सारे फीचर हैं, कुछ इंसेंटिव कंपनी वाले उसको दिए गए। तो उससे ये नहीं कि वो बॉडी कॉर्पोरेट बन गई, वो बार फिर भी वो डिस्प्यूटेड इशू है कि कोर्ट ऑफ लॉ फिर इसको इसमें आता है कि नहीं आता, या उसके फीचर हैं तो उसका वैसे भी वहाँ आपकी ड्राइंग भी है, वहाँ आपका डिविडेंड भी नहीं है, तो बेसिक फीचर भी आपके वो कंप्लाई विद नहीं होते। तो इसलिए ये वाले ट्रस्ट ये सारे जो है उसमें
ट्रस्ट है, फॉरेन एसोसिएशन है, वेदर कॉर्पोरेट बोर्ड है, जनरल पावर डी डिक्लेयर टू बी कंपनी फॉर द, ये इस पावर को इस्तेमाल करके उसको ऐड कर ले। अनलेस सेंट्रल बोर्ड ने पावर एक्सरसाइज नहीं की और LLP को शामिल कंपनी नहीं बनाया तो वो कंपनी नहीं, क्योंकि तमाम उनके अलावा तो बोर्ड को एक एक्सप्रेस पावर भी दी गई है कि जिसको चाहे वो कंपनी डिक्लेयर करके बना दे। LLP को बनानी है अगर तो वो ये पावर एक्सरसाइज कर ले, और क्योंकि हमने बता दिया अब शायद वो कर भी ले। ठीक, इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, स्मॉल कंपनी है डिफाइंड, क्योंकि स्मॉल कंपनी जो इधर है वो भी कंपनी को पहले ऐड किया फिर अकॉर्डिंग लगे, और फर्म मीन बाकी ट्रस्ट मीन वो बाकी आगे अलग डिफाइंड है सारे। चलो जी, अब हम आफ्टर मीनिंग क्लासिफिकेशन अब हम चलते हैं कि इसकी टैक्सेशन के प्रिंसिपल क्या हैं, तो फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन कौन से इसके कहाँ कहाँ टैक्स लॉ में डिफरेंसेस हैं। तो टैक्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहले आप देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। तो 94 सेक्शन है, 94 टैक्सेशन है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ कंपनी। ए कंपनी शैल बी लायबल टू टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा है डिविडेंड पेड बाय द कंपनी शैल बी टैक्सेबल इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 5। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस हुआ ये कि कंपनी जो है, कंपनी इटसेल्फ क्योंकि बीइंग ए लीगल पर्सन वो सेपरेटली असेस होगी, और शेयर होल्डर जो है वो सेपरेटली असेस होंगे, और डिविडेंड इनकम जो है उस पर टैक्सेशन होगी वो अंडर सेक्शन 5। कंपनी डिविडेंड देगी तो वो उसकी टैक्सेशन शेयर होल्डर को होगी, कंपनी इन्वेस्ट करके कहीं से लेगी तो वो कंपनी को टैक्सेशन होगी। इसलिए साथ ही हम AOP की टैक्सेशन देखें तो वो 92 है। 92 में जब फर्म जो है वो टैक्स दे देगी तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो फिर अकॉर्डिंगली एग्जेम्प्ट होगा टू द पार्टनर्स, और प्रोवाइडेड के फर्म ने उसको टैक्सेशन दी हो, उस पर AOP या उसको फर्म ने या AOP ने या हिंदू उसने टैक्स पे किया हो, तो इन दैट सिचुएशन association person shall be liable to tax separately from the member of association, and where association person has paid the tax, the amount received by the member of association in capacity as a member out of shall be exempt from tax, provided that at least one। यहाँ फिर अकाउंट्स वहाँ भी देने, यहाँ ये लिमिट है, ये भी साथ ही हम देखते जाते हैं। वहाँ ऑडिटेड अकाउंट विदाउट एनी लिमिट देने, यहाँ जो है वो 300 कितना है, 30 करोड़ है, 30 करोड़ 300 मिलियन से अबाव होगी इस साल से ऑनवर्ड जो है। अभी अमेंडमेंट आई है तो उसने देनी है टर्नओवर भी। चलें सर, ये 24 पे लगेगी 25 पे? हाँ, ये अमेंडमेंट 2024 पे लगेगी 25 पे? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी जब हमने डिस्कस किया था बजट में तो उस वक्त भी मैंने बताया था, सबसे पहले जब बजट आता है या बिल आता है या एक्ट बनता है तो उसके वहाँ लिखा होता है कि ये कब से अप्लीकेबल होगा। ठीक है, वहाँ लिखा होता है कि एट वंस, तो एट वंस और फर्स्ट डे ऑफ ऑनवर्ड अप्लाई होगा। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्टिव, क्योंकि वहाँ अगर किसी चीज़ को रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट दिया है तो फिर वो रिट्रांसपेक्टिव होगा। वहाँ लिखा हुआ है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो यहाँ स्पेसिफाइड है, नहीं स्पेसिफाइड। सर, जब जुलाई 24 से बात हुई एप्लीकेबल हो गया ना? नहीं, एप्लीकेबल हो गया है। ठीक, ये क्योंकि पहले ही हमने कहा ईच ईयर इज इंडिपेंडेंट ईयर शेड बी गवर्न बाय इट्स ऑन फैक्ट एंड लॉ प्रीवेलिंग इन ड्यूरिंग दैट ईयर, उसके मुताबिक तो ये नहीं है। अनलेस एंटर लेजिस्लेटर ने स्पेसिफिकली लिखा हो इसमें कि आपने 2024 की जो रिटर्न फाइल करनी है उसके साथ भी लगाना है, तो एक्सप्रेसली हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, दूसरा ये होता है कि और भी डॉक्ट्राइन है प्रॉस्पेक्टिव रिट्रांसपेक्टिव के। तो पहला जो 4-5 पहले भी मैंने कई दफ़ा एक्सप्लेन किए हैं कि जहाँ सब्सटेंटिव कोई भी अमेंडमेंट हो वो जिसमें सब्सटेंटिव राइट आपके इफेक्ट हो, सब्सटेंटिव राइट जो है वो सब्सटेंटिव लॉ हो जिसमें चार्जेबिलिटी हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग योर लाइबिलिटी, तो या वो रिड्यूसिंग योर एग्जम्पशन, टेकिंग अवे योर वेस्टेड राइट, वो अगर हो उसको अफेक्ट करे वो ऑलवेज प्रॉस्पेक्टिव होता है अनलेस रिट्रांसपेक्टिव एक्ट हैज़ नॉट बीन करे। इस तरह प्रोसीजरल जब मशीनरी प्रोविजन जो होते हैं जिसमें आपके राइट अफेक्ट नहीं होते या एग्जम्पशन टेक अवे नहीं होते तो वो सारे रिट्रांसपेक्टिव होते हैं अनलेस एंटर प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट हैज़ नॉट बीन बाय द लेजिस्लेचर। ये जनरल रूल है। तीसरा ये यहाँ रेमेडियल हो, बेनिफिशियल हो, क्यूरेटिव हो तो वो प्रॉस्पेक्टिव रिट्रांसपेक्टिव होते हैं, अप्लीकेबल होते हैं टू द पेंडिंग केसेस, नॉट जो कंक्लूडेड केसेस में नहीं अप्लीकेबल। फोर्थ है जहाँ राइट और
राइट एंड प्रोसीजर डेल टुगेदर ओल्ड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ और न्यू अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ। अगर ये राइट साइड को अफेक्ट नहीं करता, एक तो इंटरप्रिटेशन इसकी है कि ये किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं करता, तो फिर ये साथ लगाने चाहिए। दूसरा इस पर जो हमने देखना है, क्योंकि इसका काउंटिंग ईयर क्लोज हो गया हुआ है 30 जून को, तो 30 जून को काउंटिंग ईयर क्लोज हो गया है, तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड चाहिए। वो जो अकाउंट बनाने वाला या ऑडिट वाला है वो उस डेट तक उससे ड्यूरिंग द ईयर नहीं था, तो इसलिए उसकी प्लानिंग टैक्स पेयर ने नहीं की। तो जब शुरू में दे देते ला, क्योंकि ये 79 वाले और इस लॉ में क्या डिफरेंस है, पहले ये होता था कि आपके टैक्स रेट और अप्लीकेबल प्रॉस्पेक्टिव जो आगे लॉ बाद में आता था और टैक्स ईयर पहले एंड होता था, 30 जून को एंड होता था, उसको कहते थे हम इनकम ईयर, और बाद में आता था असेसमेंट ईयर। तो लॉ जब असेसमेंट ईयर का बजट आता था वो पिछले ईयर पे टैक्स रेट अप्लीकेबल होते थे। जब ये वाला ऑर्डिनेंस आया है तो इसने वो कंसेप्ट डिलीट कर दिए। इसमें क्योंकि टैक्स पेयर ने प्लानिंग करनी होती है, अपने अफेयर्स अकॉर्डिंगली मैनेज करने होते हैं, तो इसमें कहा गया कि उसको लॉ पहले दिया जाए। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई जब टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ है उसी दिन उसको लॉ दे दिया जाए, ताकि विद होल्डिंग भी उसी पे हो और चार्जेबिलिटी भी उसी पे हो। पहले लॉ में चार्जेबिलिटी अगले साल के लॉ पे होती थी, विद होल्डिंग पिछले पे होती थी, तो डिफरेंस गैप आता था। तो इस मिसचीफ को, इवल को रिमूव करने के लिए नया लॉ आया। तो अब नया लॉ आया है तो लॉ पहले दिन ही देना है, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, तो ड्यूरिंग ईयर अमेंड हो जाए तो पहला पार्ट पुराने पे चलेगा, अगला पार्ट आगे पे, जो अब आया है ये अगले साल पे चलेगा। तो इसीलिए वो स्कीम के भी खिलाफ है। अगर हम रिट्रोस्पेक्ट दें तो ये तो फिर उस वक्त ला ही नहीं था, होल ऑफ द ईयर नहीं रहा, तो इसलिए इसको रिट्रोस्पेक्ट लगाया नहीं जा सकता। अगर ना लगाने से पेनल्टी शनल्टी ऐसी चीज़ें जो है अगर लगाएंगे भी तो वो लग नहीं सकती, क्लियर। तो इसलिए इसको दिया जा सकता है प्रॉस्पेक्टिव एक्ट। लेजिस्लेटर के पास पावर है कि किसी चीज़ को प्रॉस्पेक्टिव या रिट्रोस्पेक्ट दे दे, एहतियातन आप लगा दो। कुछ चीज़ों में ये भी आया कि जब लॉ आ जाए तो आपने कोई एक्ट बाद में करना है। पुराने लॉ में ये होता था, पुराने लॉ में होता था कि जो लॉ एट द डेट ऑफ फाइलिंग करता है आपने वो करना है। वो इसलिए था कि उस वक्त असेसमेंट ईयर वाला लॉ लगता था, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ जुलाई के बाद आता था। वो असेसमेंट ईयर वाला लॉ, जो असेसमेंट ईयर में लॉ प्रीवेल करता था, वो प्रीवियस इनकम ईयर टैक्स पे लगता, प्रीवियस इनकम ईयर पे लगता था। अब वो नहीं है, अब असेसमेंट वाला सब्सिक्वेंट वाला प्रीवियस पे अप्लीकेबल नहीं है, वो जो ड्यूरिंग द ईयर है वो अप्लीकेबल होगा। तो इसलिए जो अगला साल होगा फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई उससे ऑनवर्ड होगा। और इसका सब सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2024 का जो 1 है, 1 में अगर लिखा हुआ है कि ये वाला सेक्शन, ये वाली अमेंडमेंट रिट्रांसपेक्ट है तो फिर रिट्रांसपेक्ट होगा। अगर उसमें नहीं दिया, सुपर एशिया के कौन सा सुपर इंजीनियरिंग का केस है उसमें वो इंटरप्रेट हुआ है, बजट पूरा दिया हुआ है, उसमें इसी तरह 153 में एक अमेंडमेंट आई थी, वो हम लेटर ऑन केस भी देखते हैं, क्लियर। तो इसलिए ये इस पे उन पे तो ज़रूरी है और इस पे ऑनवर्ड फिर ऑनवर्ड। तो अब हम रेट पे चलते हैं। इसको अगर पूरा पढ़ लिया जो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ कंपनीज, बस दो ही थे बाकी वाले हायर लेवल की चीज़ें हैं, वो मर्जर शर्जर के हैं, टेक ओवर है कहते हैं। तो पहले मैंने हैं डिस्पोजल ऑफ कंपनी बाय इंडिविजुअल होली ओन्ड और कंसेप्ट में चले जाएंगे, इसलिए उसकी नहीं, वो दो ही है। डिविडेंड कंपनी जो है शेयर होल्डर से सेपरेट टैक्सेशन होगी, या ऐसे समझे इसमें डबल टैक्सेशन है, एओपी सिंगल टैक्सेशन। एओपी ने प्रॉफिट पे टैक्स दे दिया तो पार्टनर ने नहीं देना, यहाँ कंपनी ने भी देना है, शेयर होल्डर ने वहाँ से डिविडेंड लेना है, जो इंटरम फाइनल वो उसमें भी और बोनस शेयर पे भी। सर इसमें मैं एक सवाल आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा, पहले डिस्कस में कर रहा था। कंपनी के तारीफ में प्रोविजनल गवर्नमेंट को शामिल कर दिया गया। 94 हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जिक्र इस कंपनी का आ रहा है जिसमें शेयर होल्डर भी होना, शेयर होल्डर को डिस्टिंक्ट किया ना, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में तो शेयर होल्डर होता कोई नहीं। ये 14 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी वर्ड कंपनी यूज हुआ है, ठीक है, सही कह रहे हैं। वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट रिटर्न देगी, देनी लाजम है, नहीं देगी, या जहाँ शेयर होल्डर और नहीं, ये एक जस्ट प्रिंसिपल है जी। वो ऐसे जितने ट्रस्ट हैं वहाँ डिविडेंड कब होता है, जितनी एनपीओ है वहाँ डिविडेंड तो किसी को मिलता ही नहीं। ये है किनको एनपीओ और उनको कुछ को किया गया, नहीं भी किया गया कंपनी में आ जाएंगे वो,
जब वो हम देखते हैं इसके बाद इससे ऑनवर्ड चलेंगे ना, तो जब अब 114 पे आएंगे ना कि मैंडेटरी है या नहीं, तो वहाँ फिर हम कंपनी को देखेंगे ना कि कंपनी की डेफिनेशन में फिर जो आता है, तो जब वो जो डेफिनेशन है वो इट विल प्रीवेल ऑल ओवर द ऑर्डिनेंस। तो इसकी जो डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन है कि जो वर्ड डिफाइन कर दिया जाए दैट इज मिनी डिक्शनरी ऑफ दैट स्टैचू, तो वो जहाँ कहीं वर्ड यूज होगा अनलेस अनटिल उसका कंटेस्ट अगर अदरवाइज ना देता हो तो वो वहाँ अप्लाई होगी फिर। ठीक है जी, वो उसके फिर अब देखते हैं, पहले हम 1 by 1 अब हम टैक्सेशन रेट देखते हैं। तो टैक्सेशन रेट में ये है, स्मॉल कंपनी का 20% है और इसका 30, बैंकिंग का 39 है और इसका 29 है। इस तरह डिविडेंड पे भी हम देख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट पे भी रेट देख लेते हैं, फिर हम विद होल्डिंग के भी देखते हैं। ये किसका है? नहीं, सुपर टैक्स तो हर एक पे ही है, कंपनियों पे भी दूसरे पे भी लिमिट से बढ़ेगी, इसलिए वो सारों पे ही है। वो हम वो देखते हैं जो वो कंपनी और उसमें डिफरेंशिएट करेगा। ये डिफरेंट 15% है, बाकी ये इंडिपेंडेंट पावर के लिए, ये म्यूचुअल फंड के लिए, और ये 15% इसमें 15% मेन है। ठीक है, 15% रेट है, इसका सेपरेट रेट है। इसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट पे भी ये हर एक पे तकरीबन कंपनियों पे भी हाँ वो हम देखते हैं कि मिनिमम एडजस्टेबल है क्या या सेपरेट ब्लॉक है। ये सेपरेट ब्लॉक हाँ कंपनी में नॉर्मल है और सेपरेट रेट डिफरेंट है। रेट सेपरेट ब्लॉक पहले टोटल इनकम में ऐड होगा, रेट पर सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट लग जाएगा। कंपनी में सेपरेट ब्लॉक नहीं है, कंपनी में ये सेपरेट ब्लॉक नहीं है कि डिविडेंड या प्रॉफिट ऑन डेट? प्रॉफिट ऑन डेट उसमें सेपरेट, उसमें नॉर्मल है और उसमें 5 मिलियन से ऊपर नॉर्मल है। इंडिविजुअल एओपी के लिए 5 मिलियन, इंडिविजुअल के 5 मिलियन से ऊपर, इसमें वैसे ही नॉर्मल। ठीक है ना। और डिविडेंड सेपरेट ब्लॉक में, डिविडेंड 15% है तो ये सेपरेट ब्लॉक है, लगेगा ऐड होगा वो इनकम में, लेकिन रेट डिफरेंट होगा। ठीक है। अब 53 का रेट आप देखने लगे। अब आ जाते हैं विद होल्डिंग वाले में। विद होल्डिंग है 140, विद होल्डिंग एडवांसेस में 147 में भी 1 मिलियन तक इंडिविजुअल एओपी या इंडिविजुअल की इनकम पे विद नहीं एडवांस टैक्स नहीं है, और इस कंपनी के लिए अलहदा है और अलहदा ही टाइमिंग है। ठीक है, अलहदा उसकी बेसिस और टाइमिंग जो है अलहदा हाँ अलहदा फार्म में। और 148 में कोई डिफरेंस नहीं है, और उसके बाद 148 उसके बाद 149 में भी कोई डिफरेंस नहीं है, 50 और उसमें नहीं है, 53 में लिमिट, वहाँ थ्रेश होल्ड लिमिट है 100 मिलियन की, एओपी इंडिविजुअल में, कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे कोई डिफरेंस नहीं, आगे कोई नहीं है। वो आगे 155 में 15 लाख का है कि रेंट आपका 15 लाख एओपी इंडिविजुअल में होगा तो नहीं लगेगा, कंपनी में कोई लिमिट नहीं। और सीपीएन के तौर पे इसका 15 स्टेट में वो रेट डिफरेंस उसका डिफरेंट रेट है। ठीक है, चले आगे जी। आगे जाके जो ब्रोकरेज में एओपी में लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो ऑनवर्ड इस तरह चलते हैं। ठीक है, हाँ एओपी की लिमिट है, कंपनी विदर लिमिट। ठीक है, तो इस तरह एंड पे एक बोनस का है 236G, वो बोनस पे टैक्सेशन है। एक वो भी कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो वो उसका 130 जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 39 है, उसमें अलग सेपरेट भी हेड भी दिया गया। तो वहाँ एक ऑक्शन वाले में भी कंपनी है कहीं। ठीक है जी, रेट डिफरेंस नहीं है, वो तो बाकी कंपनी का और कुछ नहीं है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन में कंपनी की अलहदा तरीके, कंपनी की उधर ही रजिस्ट्रेशन सीप में होती है तो साथ ही हो जाती है, बायोमेट्रिक ये वो प्रोसीजर जो उसके मुताबिक है। अब आ जाते हैं हम उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है। तो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आपका सेक्शन 174 है और साथ सेक्शन है रूल है 32 में आपने जो रिकॉर्ड कीपिंग या अकाउंट बनाने हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने हैं, जो कि एओपी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो सेक्शन 174 और रूल 32 को हम देख लेते हैं। 174
ये 174 तो ओवरऑल ही है। तो अब वहाँ हम रूल 32 देख लें। बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड किधर, बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द टैक्स पेयर, फिर ये मीडिया ये 2 वाला है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रिक्वायर्ड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर शैल बी मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब यहाँ भी क्वेश्चन है कि यहाँ वो जो ये आपकी NPO है, NGO है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो वो तो मेंटेन ही और तरीके से करती हैं, ये गवर्नमेंट है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये उन्होंने ये बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। वहाँ प्रूडेंट है, आपका मैचिंग है और अक्रूवल है, और भी बहुत से कंसेप्ट हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी है, उसके मुताबिक मेंटेन करने हैं। उसमें बैलेंस शीट एक बननी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस बनना है, और एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बननी है, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बननी है, आगे नोट्स टू द अकाउंट और पॉलिसी बननी है। और सारी पॉलिसी में जो वैल्यूएशन है या मेजरमेंट है, रिकॉर्डिंग है, रिकग्निशन है, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग कंसेप्ट दिए गए उसके मुताबिक मेजरमेंट करनी। क्लियर जी? तो वो उसके मुताबिक सर यही तो सवाल आता है जो गवर्नमेंट इदारों का, असल पंजाब गवर्नमेंट कंपनी है तो वो ये क्योंकि यहाँ कंपनी इन द सेंस कंपनी ऑर्डिनेंस 84 तो ख़त्म हो गया है, पहली बात तो ये तो अभी 2017 है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये, लेकिन यहाँ कहीं रेफरेंस यहाँ चेंज नहीं किया, उधर चेंज किया हुआ है कंपनी की डेफिनेशन। अभी हमने देखा स्मॉल कंपनी में भी यहाँ चेंज नहीं किया, तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बेसिकल फंडामेंटल ये है कि इंटरनेशनल अकाउंट रिकॉर्ड जो कंपनी ने मेंटेन करना है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, उसके मुताबिक करना है। उसमें बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी है, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन भी है, चेंजेस इन इक्विटी भी है, और नोट्स टू द अकाउंट में भी प्रिंसिपल प्रोसीजर दिए। ठीक है, इवन ऑर्डिनेंस में या एक्ट में नहीं भी है तो वो वाले आपने फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन जहाँ कहीं स्टैचू और स्टैंडर्ड उसका डिफरेंस हो जाए तो स्टैचू हमेशा प्रीवेल करता है, ये सेटल है। क्लियर जी? तो ये उसके 4th 5th शेड्यूल है, उसके मुताबिक कंपनी में डिफरेंट दिए गए हैं कि ये हेड होंगे, इस तरह होंगे, तो उसके मुताबिक होंगे। क्लियर जी? अब आ जाते हैं हम अकाउंटिंग सिस्टम में। अब अकाउंटिंग सिस्टम के लिए सेक्शन है 32 को लें। और इनकम प्रॉफिट गेन जो है ये होगा डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्टेड बाय द टैक्स पेयर। तो अकाउंटिंग सिस्टम में एक अक्रूवल सिस्टम है, एक हम अक्रूवल को मर्केंटाइल सिस्टम भी कहते हैं, एक कैश सिस्टम है, एक हाइब्रिड सिस्टम है, मिक्स जो है। तो कंपनी के लिए सबसे ये 2 है, कंपनी ने हमेशा अक्रूवल अडॉप्ट करना है। AOP इंडिविजुअल जो है उसके लिए ऑप्शन है, कैश भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इसलिए ये वाला डिफरेंस है। तो अब हम आ जाते हैं रिटर्न पे। रिटर्न का सेक्शन 114, तो ये इसमें ये है सब सेक्शन, कंपनी शैल अकाउंट फॉर चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम ऑन अक्रूवल बेसिस वाइल अदर पर्सन मे अकाउंट फॉर सच इनकम ऑन कैश और अक्रूवल बेसिस, और कैश अक्रूवल नीचे दिए हुए हैं डिफाइंड। तो नाउ इससे पहले हम रूल को देख लेते हैं। रूल 34 है, 114(2) में डिफाइन है रिटर्न क्या है, रिटर्न के क्या क्या चीज़ें होनी है। और सेक्शन 34 जो है वो उसका प्रेस्क्राइब फॉर्म है, आगे शेड्यूल में है। अभी SRO आया है, वो SRO दिखा दें कौन सा 34 है, 34 पहले दिखा दें। ये 34 है, जर्नल है फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
the rule shall apply to for providing furnishing of return of income. Return of income as required to be furnished under section 114 shall be in the form as specified in Annexure 8 of Part 2 of second schedule, etc. Provided a return has been furnished prior to coming into etc. Notification income return shall be in the manner specified in the form. Return of income shall be accompanied by the following. ये आखिरी वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ई 4 का ई, इन केस ऑफ कंपनीज. In case of a company, return of shall be accompanied by audited account and reconciliation of profit as per accounts and taxable income as declared in the return. यहाँ आपने स्टेटमेंट भी देनी है कि आपका अकाउंटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है और आपका अकाउंटिंग क्या है, डिफरेंसेस क्या है, वो डेप्रिसिएशन ये वो एडलेस ये वो देर जी. तो बाकियों में नहीं है, इनके सब एक कंपनी है. बाकी उसी तरह सर्टिफिकेट है, नेक्चर है, स्टेटमेंट है और 73 ऑनलाइन फाइलिंग वाले को डील करता है. तो अब हम वापस आ जाते हैं जी. कंपनी ने ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई क्योंकि 114 में तो रिक्वायर्ड नहीं है, रूल्स में रिक्वायर्ड है. रूल्स प्रोसीजर नेचर पे होते हैं और वो इजाफी कंडीशन मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी है, वहाँ भी अभी हम देखते हैं ना. ये 73 ऑनलाइन फाइलिंग के मतलब है. अब हम वापस रिटर्न में चलते हैं, फिर आपका क्वेश्चन वहाँ रेलेवेंट होगा. ठीक है, आ जाए जी 114(1) में. 14(1) में हु इज रिक्वायर्ड फाइल, पहले वो लिखे हुए हैं खोले. ये एवरी कंपनी, अब एवरी कंपनी है तो सारी कंपनियों ने रिटर्न फाइल करनी है, कंपनियों के लिए मैंडेटरी है अनलेस एंटर कहीं एक्सेप्शन दी गई हो. तो एवरी कंपनी है इसमें. तो कंपनी फेडरल गवर्नमेंट है, वो है, ये वो है, वो उसने फाइल करनी. बाकी चीज़ों को हम एसोसिएशन और सेपरेट गिवन है, बाकी कोई चीज़ें नीचे हैं. बाकी इंडिविजुअल के लिए बिलो लिमिट होगी तो नहीं फाइल करना, अबाव हो तो करना है. बाकी प्रॉपर्टी है, कनेक्शंस हैं, वो टैक्स पेयर हैं, आप मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज हैं, ये वो है, या FBR किसी को भी कह सकता है. अभी हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा लिखी हुई है, ये तो फिर कंपनी में शामिल थी, दोबारा लिखने की क्या जरूरत पेश आ गई? वो उसमें ये है कि कंपनी इंडिविजुअल तो नहीं है, AOP भी हो सकती है ना. तो उन्होंने क्या कंपनी के बगैर जो है, जब इंडिपेंडेंट जब किसी को अलहदा देखते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है जी. कोई चीज़ भी, जैसे वो कंपनी थी, कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट में आपने कहा बॉडी कॉर्पोरेट में सारी कवर होते हैं, तो अलहदा इंडिपेंडेंट क्यों लिख दी? जब किसी चीज़ को इंडिपेंडेंट लिखा जाता है वो जर्नल, एक जर्नल वर्ड होते हैं, एक स्पेशल वर्ड होते हैं. जो स्पेशल वर्ड होते हैं वो दे प्रीवेल ओवर द जर्नल वर्ड. आप वर्ड आपके आ रहे हैं कोई भी किसी लैंग्वेज में, स्पेशल वर्ड हैं, फिर जर्नल वर्ड है, या कोई प्रोविजन है या सब सेक्शन है, एक स्पेशल है नॉट विद स्टैंडिंग, वो वाला प्रीवेल करेगा ओवर द जर्नल वर्ड. इसी तरह एक्सप्रेस मेंशन ऑफ मेंशन इज एक्सक्लूजन ऑफ द, जो एक्सप्रेस मेंशन कर दिए वो आप वो स्पेसिफिक हो गई, स्पेसिफिक वर्सेस जर्नल. ये वाली वो जर्नल कंपनी है, ये स्पेसिफिक है, इसको हर हाल में ही फाइल करनी उसने भी हर हाल में ही है, लेकिन यहाँ उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया ताकि NPO जो है, NPO इंडिविजुअल भी हो सकती है 236. अब NPO कौन सी होगी 236 में अप्रूव होगी, तो वहाँ इंडिविजुअल भी, इंडिविजुअल नहीं है, AOP भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, अदरवाइज कंपनी भी हो सकती है, लेकिन वहाँ स्टेटस फर्म का अलग है. ठीक है, वहाँ स्टेटस जब हमने 80 पढ़ा है तो वहाँ फर्म और AOP और हदूद वाले इंडिपेंडेंट है, जो कंपनी का पार्ट नहीं है, और दोनों सेपरेट स्टेट करती हैं, दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट है. प्रोसीजर, टैक्सेशन और प्रिंसिपल सारे सेपरेट हैं. तो इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि जहाँ कहीं ये ऑर्गेनाइज अप्रूव आपने आपकी है, AOP है या आपकी फर्म है, तो आप काम करते हैं वेलफेयर का, तो आपने, क्योंकि वो आपकी लीगल एंटिटी है या लीगल लॉ के तहत बनी है या एग्रीमेंट के तहत बनी, तो AOP क्योंकि आप वेलफेयर का काम करते हैं तो आपने साथ अप्रूवल नहीं ले दी. क्या अप्रूवल लेने से आप कंपनी बन जाएंगे, या आप कहेंगे मैं तो नहीं फाइल करता क्योंकि मेरा ओरिजिनल स्टेटस तो वो है. जैसे मैं तो सर्टिफिकेट लाइसेंस ले लेता हूँ इम्पोर्ट का, एक्सपोर्ट का, या और उससे तो नहीं मैं बन जाऊँगा. उन्होंने कहा जिसने इम्पोर्ट का लाइसेंस किया है वो भी फाइल करे, तो उससे ओरिजिनल स्टेटस रहता है. तो यहाँ उन्होंने दोनों को मिला दिया है कि जो भी AOP इवन वो फॉर्म भी है तो वो इसका पार्ट बन जाएगी. बाकी जितनी चीज़ें थी वो बॉडी कॉर्पोरेट में फॉल करती थी, ये NPO बॉडी कॉर्पोरेट में फॉल नहीं करती, क्योंकि ये वो वाली जो AOP है
लेकिन वो फंक्शन उसका वेलफेयर है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, और वो एओपी बनी है, और एओपी ने एनपीओ का क्योंकि वो ले ली है, क्योंकि वो उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव, मोटिव उसका पब्लिक वेलफेयर है, तो उसकी वजह से एनपीओ बनी। तो फिर उन्होंने कहा ये हर हाल में फाइल करेगी, वो करती है, क्योंकि इसका पर्पस क्यों इसको इधर डाला गया ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक का पर्पस ये, क्योंकि इस पर पब्लिक फंड है, उनके पब्लिक फंड है, ये ऑडिट में भी आए, दूसरी चीज़ों में भी आए, ताकि पब्लिक फंड है फॉर द पर्पज ऑफ, जो पर्पज है उसके लिए यूज़ हुए हैं कि नहीं, या जो उसके पार्टनर हैं या वो ही उन्होंने अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ तो नहीं किए, और बेनिफिट सारे कंपनी वाले, डिडक्शन वाले सारे लिए हैं, और एक्चुअली ये वो क्योंकि कंपनी में फाल करती है, तो एक्चुअली वो वाला काम किया, वो पर्सनल तो नहीं सारी डिटेल कर ले पैसे या अदरवाइज, पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल वेल्थ में प्रॉपर्टी को तो नहीं यूज़ किया, तो इसलिए यहाँ भी और कंपनी में भी इसको ऐड किया गया। और 42 की कंपनी भी होती है एनपीओ, वो भी कंपनी का पार्ट बनती है, वहाँ 42 में बनती है, सोसाइटी एक्ट में बनती है, ट्रस्ट में बनती है, ये ट्रस्ट बेसिक कंडीशन है उसकी, वो हो तो फिर ये बन सकती है, तो इसलिए उसको इधर शामिल किया। नेक्स्ट बेटा, अब आगे, अब बाकी इसमें डिफरेंट है जिनमें फाइल के इमूव प्रॉपर्टी है, कनेक्शन है, गैस, ये वो एरा वगैरह, नीचे आ जाए, ये हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल, तो इस सेक्शन को आप दे सकते हैं। अब हम बेसिक जो है, अरे और एंड पे बोर्ड के पास पावर भी है जिसको शायद शामिल कर ले, ठीक, तो ये नीचे आ जाए। टू इम्पॉर्टेंट है। अब हम रिटर्न देखते हैं कि रिटर्न के साथ क्या क्या देना है, तो रिटर्न कैसे होगी, क्या आप प्लेन पेपर पे दे सकते हैं, लिख के नहीं दे सकते, तो इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। वैसे तो उधर भी लिखा होगा 2 सेक्शन के में, उसमें लिखा हुआ है इसका रेफरेंस के सब सेक्शन 114 जो में डेफिनेशन है वो वाली डेफिनेशन इसकी। तो रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। पहली बात तो ये है कि आप प्लेन पेपर पे अपनी मर्जी से अपने तरीके से नहीं दे सकते, तो आपने प्रेस्क्राइब फॉर्म है, प्रेस्क्राइब फॉर्म जो है वो सेक्शन इसके तहत प्रेस्क्राइब करना है। और चौथी ए है, उसको पहले नोटिफाई भी करना है, इस बार नोटिफाई हुआ भी हुआ है, इसके डेफिनेशन के बाद हम वो देखते हैं। इस लॉ को कंप्लाई विद करते हुए हर साल, क्योंकि इंडिपेंडेंट ईयर है तो हर साल का वो नोटिफाई करते हैं। पहले 15 दिन या महीने का आपको टाइम देते हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होती है, पब्लिक के व्यूज़ आते हैं, उसके बाद फिर फाइनल शेप दे देते हैं। तो वो इसमें शैल बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो अब प्रेस्क्राइब वर्ड है, प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स, उसको भी डिफाइन है सब सेक्शन 2 में आप देखेंगे। तो प्रेस्क्राइब ही प्रेस्क्राइब बाय द रूल 237 सेक्शन है, और रीड विद सेक्शन ये है। इस सेक्शन को रीड विद वोस करें तो दोनों को मिला के तो इसको प्रेस्क्राइब करना है। और 7 रूल अभी 34 हमने पढ़ा था कि प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा, और फ्रां रूल में इस शेड्यूल में वहाँ होगा वो, तो वो हर साल वो करना होगा। 34 ए में है कि उसके लिए आप नोटिफाई करेंगे, ये बराबर ड्राफ्ट करेंगे फिर फाइनल करेंगे। तो फर्स्ट है प्रेस्क्राइब फॉर्म, एंड शैल बी कंपनीड बाय सच एन एक्चर स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट एज में बी प्रेस्क्राइब। तो यहाँ लिखा हुआ है वार्टेड काउंट कि जो प्रेस्क्राइब किए जाएंगे वो साथ लगाए जाएंगे। तो आप कह रहे हैं लॉ में कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ठीक है जी, यहाँ लिखा है एनेक्चर्स स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज में भी प्रेस्क्राइब करेंगे बोर्ड 237 सेक्शन में, और इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर दिस सेक्शन, ये पहले सेक्शन में एक्सरसाइज करेगा जो वो प्रेस्क्राइब करेगा कि ये डॉक्यूमेंट अकाउंट ये वो वगैरह या एविडेंस जो भी होंगे, तो वो जहाँ वो सेक्शन रूल 34 मैंने अभी पढ़ा था, उसने कहा ये देने, तो वो प्रेस्क्राइब हैं रूल में, और साथ उस रिटर्न के साथ प्रेस्क्राइब हों। Provided the board may prescribe different return for different classes of person and including person subject to different के लिए different return नहीं हो सकती, तो उसके मुताबिक वो भी इसके मुताबिक ही प्रेस्क्राइब की, ठीक है। उसके बाद shall full, जी जी सवाल बहुत से पैदा होते हैं जी। सवाल ये है कि रिटर्न तो आपने सिर्फ जो प्रिस्क्राइब रिटर्न है आपने सिर्फ वही फाइल करनी है, जो भी है वो फिजिकल फॉर्म में या वो नहीं, जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं उसका आगे जवाब है। मैं सर उसका सवाल करता हूँ उसके बाद। हाँ अच्छा, अब हम देखते ही हैं कि यही लॉ जो है ना अप्लाई करता है बोर्ड के लिए, कि उन्होंने कहीं कोई चीज़ प्रिस्क्राइब की है तो वो उसको पहले नोटिफाई करेंगे, पहले उसको बताएंगे, पब्लिक ओपिनियन आएगी, फिर उसके बाद उसको गजट नोटिफिकेशन करेंगे। अब हम देखते ही हैं कि प्रैक्टिस ये है कि रोज़ कोई ना कोई चेंज रिटर्न के अंदर गलत है ना, उसको हम फिर चैलेंज करते हैं ना। ये अभी एफिडेविट नहीं आया था तो वो हमने कहा भी गलत है, कराची में लोगों ने रिट की, उन्होंने वापस 1 माह के लिए ले लिया। तो जो चीज़ प्रेस्क्राइब नहीं होगी इसकी वायलेशन होगी, अल्ट्रा वायलेशन टू दिस होगी, आप चैलेंज करके स्ट्राइक डाउन करा सकते हैं।
जो भी करेंगे। उनका देखें ना, एक रेगुलेटर है और रेगुलेटर रोज के तो ठीक है, सही कह रहे हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ। तो यही तो आप वकील है ना, ये अभी मैंने जो पढ़ा है, आप कहेंगे अल्ट्रा वाइज टू दिस सेक्शन है, इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपने प्रेस्क्राइब करना पहले करना है, फिर 15 दिन का नोटिस 34A में देना है, पब्लिक भी नहीं लेनी, फिर उसका पार्ट बनाना है। आप फ्रीक्वेंट खुद ही तो नहीं अमेंडमेंट किए जा सकते कि ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। नहीं है तो आप चैलेंज करें, कोर्ट से स्ट्राइक डाउन कराएं, कोर्ट को भी बताएंगे ये लिखा हुआ है जी, प्रेस्क्राइब फॉर्म है, प्रेस्क्राइब मैनर है, रिटर्न है, कोई चीज़ भी एडलेस करनी है तो उसके लिए प्रोसीजर है कि आपने प्रेस्क्राइब बाय रूल है। अभी उसमें नहीं, सेल टैक्स PRA के जो एक्ट है उसमें जहाँ 30 सेक्शन 30 था तो वहाँ लिखा हुआ था कि अपॉइंटमेंट उनकी होगी जो प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, और अपॉइंटमेंट के लिए प्रेस्क्राइब रूल प्रेस्क्राइब करने थे। तो हमने वो रिट फाइल की तो हाई कोर्ट ने उसमें जो जितनी भी अथॉरिटी के आर्डर थे, एक्शन थे, सारे इलीगल डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि आपने रूल तभी तक बनाए नहीं, या प्रेस्क्राइब नहीं है तो या फिर नहीं है तो इलीगल है, फिर उनकी अपॉइंटमेंट, उसकी जुरिडिक्शन, फंक्शन, पावर सारी वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता क्योंकि रूल ही नहीं फ्रेम हुए, वो उन्होंने कर दिए। अपने ऑफिसर की अपॉइंटमेंट बाय रूल्स करते हैं, SRB। हाँ, SRB अब वहाँ था ना लॉ में, तो वो उन्होंने प्रेस्क्राइब नहीं किए थे, तो कोर्ट ने प्रेस्क्राइब वर्ड को कहा कि ये प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब रूल, आपने रूल प्रेस्क्राइब नहीं किए, राय रूल किधर है, उन्होंने कहा नहीं है रूल, उनके स्ट्राइक डाउन फिर। ठीक है, तो वो क्या नाम है, निशात के कौन सा केस, होटल निशात होटल केस में। ठीक है, अभी उन्होंने इस साल 2024 में उसकी अमेंडमेंट कर दी, अमेंडमेंट करके उन्होंने कहा ये वर्ड ही नहीं है, फ्रॉम द बिगनिंग से ही नहीं है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? और अगली बात फिर करेंगे उसकी फिर इंटरप्रिटेशन। जो है ये सिर्फ FBR की हद तक नहीं है, ये हर जगह ही होता है भाई, यही क्या तक भी देखें ना, ये 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दें, भाई 1 महीने गलत है तो उसको हटा दें, अगर नहीं है तो उसको रिमूव कर दें। नहीं वो अभी देखे, अभी सस्पेंड किया है इन्होंने, कोर्ट ने तो इंटरम स्टे दिया है कि फैसिलिटेट करें, उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया। अगली दफ़ा फिर एप्लीकेशन आप कोर्ट में देंगे तो वो कोर्ट फिर एंटरटेन कर लेगा। अब तो फेडरल कोर्ट बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेंगे, तो ये सारी इंटरप्रिटेशन है वहाँ जाया करेंगी। अब तो ऑल टुगेदर डिफरेंट काम होगा भाई, अब ये वाले जनरल कोर्ट तो नहीं होंगे ना, अब वो उनका काम ही, उसका एक्सपीरियंस, प्रोफेशनलिज्म सारा आएगा ना। इस तरह की चीज़ें जो जहाँ कहीं आपकी बाहरी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आप लेजिस्लेशन चैलेंज होगी तो वो वाली उसमें आएंगी ना, इंटर गवर्नमेंट है या इस तरह की हैं तो वो सारी फिर वो डिक्लेयर करेंगे। वो बाकी वाले जो कोर्ट बेंच होंगे वो सिविल क्रिमिनल बाकी जनरल केस करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वहाँ टेकअप हुआ करेंगे। सेक्शन 30 में इसकी आई अमेंडमेंट जी, ये मौजूदा जो लास्ट उनके नोटिफिकेशन जारी है PRA को, उन पे इफेक्टिव इसको करेंगे उसको कर रहे हैं 2-3 मिनट में करते हैं, 2-3 मिनट में करते हैं। अच्छा, उसके सेविंग क्लास को इसके अंदर वो सेविंग क्लास, एक तो सेविंग क्लास जब रीट्रांसपेक्ट दे दी तो सेविंग क्लास की देने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात है कि वो अभी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब उसका उनका एक्ट जो है उसका आप फर्स्ट सेक्शन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है ये कब से ऑपरेटिव है, तो उन्होंने कहा ये 1 जुलाई से ऑपरेटिव है, और नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो बाकी रिट्रांसपेक्टिव है, अदरवाइज प्रोवाइडेड। ये जिस क्लास के तहत अमेंडमेंट हुई है ये अदरवाइज में नहीं है, उधर लिखे हुए उसमें लिखी हुई है ये क्लासेज होंगी रिट्रांसपेक्टिव। क्या ठीक है, बाकी ये प्रोस्पेक्टिव होगी जो उन्होंने जो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कहा ये रिट्रांसपेक्टिव होंगी, तो इसका नहीं लिखा हुआ कि रिट्रांसपेक्टिव, इसका नहीं लिखा हुआ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन वहाँ इटसेल्फ कह दिया है कि रिट्रांसपेक्टिव है, तो अब 2 इंटरप्रिटेशन होंगी तो फिर आगे देखा जाएगा। क्या होगी? एक होगी कि रिट्रांसपेक्टिव, एक होगी प्रॉस्पेक्टिव है। ठीक है, तो जो फेवरेबल होगी वो अडॉप्ट की जाएगी। अभी ICA चलेगा, आप साथ ICA तो चलता रहेगा, अब कोर्टों की मर्जी, वो सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे केस। ठीक, केस हो गए टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो वहाँ टेकअप होगा फिर सारे केसेस जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है शैल फुली स्टेट ऑल द रेलेवेंट पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द टैक्स पेयर। तो डिक्लेरेशन रिकॉर्ड केप्ट है, ये भी आपने करना है, सारी स्टेटमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपने फॉर्म, अनेक्चर, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट वो लगाने और सारे कॉलम शालम फिल करने
तो साथ जो रिकॉर्ड जो कहा है वो भी साथ लगाना है। शेल साइन बाय द पर्सन बीइंग इंडिविजुअल खुद साइन करेगा, बाकी रिप्रेजेंटेटिव 172 में जो होते हैं वो उनमें से कोई प्रिंसिपल ऑफिसर या जो भी है वो साइन करेंगे। शेल बी कंपनी बाय एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम, एविडेंस भी लगाना है। शेल कंपनी विद वेल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 116, ये कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा इधर ही, और ना ही वेल स्टेटमेंट। और ये शेल बी कंपनी विद फॉरेन एसेट एंड स्टेटमेंट एज पर सोल्ड, ये इंडिविजुअल पे रेजिडेंट पे एप्लीकेबल है, वो वाली कंपनी में नहीं होगी। क्लियर जी। अब ये है रिटर्न। आगे टाइमिंग ऑफ रिटर्न है, या रिटर्न आपने फाइल नहीं की मैंडेटरी है तो 114(3) है, तो उसमें डेथ या वो बैंकरप्ट उसका है, और 4 में अगर आपको नोटिस दिया जा सकता है, कमिश्नर उसमें 30 डे दे देगा, नहीं फाइल करेंगे। 5 साल की कॉल सकता है, नहीं फाइल की एक डेट से तो 10 सालों की भी कॉल कर सकता है। उसके बाद 118 है, वो टाइमिंग है कि कब फाइल करनी है, मेथड मैनर क्या है। तो यूजुअली जो AOP इंडिविजुअल है उनकी डेट जिनका 30 जून एंड होता है उनकी दिसंबर तक है, कंपनी का दिसंबर तक है। जिनका काउंटिंग ईयर या इनकम ईयर एंड होता है फ्रॉम 1 डे ऑफ जनवरी से 30 जून तक, जिनका पीछे एंड होता है 1 डे ऑफ जुलाई से लेके 31 तक, उनका नेक्स्ट फॉलोइंग जो सितंबर होगा उसमें जो है वो डेट होगी उसकी। तो इसी तरह टैक्स ईयर जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर है, नॉर्मल टैक्स ईयर है और ट्रांजिशनल टैक्स पेयर है। सेक्शन 74 में उसको हम देख सकते हैं। जुडिक्शन भी है, जुडिक्शन में जो यूजुअली जो जुडिक्शन है जहाँ बिजनेस कैरी ऑन होगा वहाँ जुडिक्शन होगी, जहाँ एक से ज़्यादा जगह पे बिजनेस होगा तो वो वहाँ जो प्रिंसिपल प्लेस होगी वहाँ जुडिक्शन होगी। अगर बिजनेस कैरी ऑन नहीं है तो रेजिडेंसी होगी। लेकिन FBR का एक सर्कुलर भी था, वैसे RTO की लिमिट से ज़्यादा होंगी तो वहाँ जुडिक्शन होगी। RTO CTO की अपनी है, उसकी अपनी है, और सेक्टरल जुडिक्शन है। तो एक SR सर्कुलर भी आया था FBR का कि जो लिस्टेड कंपनी है उसका अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर ऑफिस होगी, और जो प्राइवेट कंपनी या दूसरी हैं वो अकॉर्डिंग टू द जहाँ बिजनेस कैरी ऑन होगा वहाँ होगा। नहीं, इसके भी आया था, इसकी पुराना आप देखेंगे तो उसमें लगा। ठीक, तो विद होल्डिंग वगैरह बार दफ़ा यहाँ रहे तो मुल्तान में फैक्ट्री तो उनका हमारी जुडिक्शन, इधर काफ़ी केसेस बने थे। फिर अगर डिस्प्यूट आ जाए कि इसका है या उसका है, पहले कमिश्नर आपस में देख लेंगे, नहीं चीफ कमिश्नर देख लेंगे, चीफ कमिश्नर का भी नहीं हुआ था बोर्ड पे जाएगा तो फिर बोर्ड साइड हाँ जी। पहला जहाँ कहीं बिजनेस है तो जहाँ 2 जगह बिजनेस है तो जहाँ प्रिंसिपल प्लेस है, अगर बिजनेस नहीं है तो फिर रेजिडेंट कहाँ का है वहाँ जुडिक्शन होगी उसमें। ठीक है, लिस्टेड कंपनी में। तो अब हम आते हैं रिटर्न के फॉर्मेट पे। रिटर्न से पहले हम कुछ चीज़ें कंपनी की और इसकी अदरवाइज देखते हैं। रेट शीट हमने देख ली है। तो अब कंपनी में कंपनी AOP इंडिविजुअल में सबसे कैपिटल स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। वहाँ इंडिविजुअल में इंडिविजुअल कैपिटल होता है तो वो कीप ऑन चेंजिंग, कि अगर आपने ड्राइंग की है तो वो उससे लेस होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा तो उसमें ऐड होगा, वो एडिशन कैपिटल देंगे तो वो उसके अंदर होगा, और अल्टीमेटली क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल चलेगा। वो कैपिटल जो है वो फिक्स नहीं है, वो फ्लक्चुएट है। लेकिन कुछ सिचुएशन में परमानेंट ओरिजिनल को उसी तरह रख लें और करंट अकाउंट खोल लें, उसमें एडिशन होती रहे, उसमें ऐड प्रॉफिट होता रहे और लेस ड्राइंग श्राइंग वो होती रहे, वो भी हो सकता है। पार्टनर का अलग अकाउंट उसको करंट अकाउंट कहते हैं। जहाँ करंट अकाउंट ना हो तो वो कैपिटल में ही ऐड लेस होता रहा और एक ही कैपिटल होता है। कंपनी के स्ट्रक्चर में पहली चीज़ जो होती है एक ऑथोराइज कैपिटल होता है, वो होता है विद विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। तो आप फीस देते हैं वो कि इतना वो लिमिट है वो कि इस हद तक आप शेयर लोगों को इशू कर सकते हैं। वो इतने शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपए का है और 100 मिलियन है एक शेयर का, इतने शेयर आप इशू कर सकते हैं। उस लिमिट से आपने फीस दे के वो रजिस्टर करवाएंगे, उस लिमिट तक आप शेयर इशू कर सकते हैं, उससे अब नहीं जा सकते। अब जाना है तो पहले उसको इंक्रीज करवाएंगे। वो कंपनी लॉ में रूल में उसका प्रोसीजर है, किस तरह करनी, कितनी फीस देनी, कैसे करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन ये वगैरह वगैरह। अब उसके बाद आपने पब्लिक को या प्राइवेट लोगों को या फैमिली को जो भी शेयर होल्डर बनाने उनको आपने उसको कहते हैं इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो वो पेड अप कैपिटल जो है वो नंबर ऑफ शेयर होंगे कि इतने नंबर ऑफ शेयर ऑफ ₹100 ऑर्डनरी शेयर है, प्रेफरेंस है, किस नेचर के हैं जो आपने इशू किए हैं वो होंगे। उसकी फिर पेमेंट या कैश होगी या काइंड होगी। शेयर है आपने लिए तो शेयर आप कैश भी दे सकते हैं,
कोई प्रॉपर्टी भी अगर इन काइंड है, लैंड दी है वगैरह, वो भी हो सकते हैं। कोई सर्विसेज आपने दी हुई हैं वो भी हो सकती हैं, वो इन काइंड में आ जाएंगे। उसके बाद उसी स्ट्रक्चर में ये जो पेड अप कैपिटल है ये सेपरेट डिस्क्लोज होगा। ऊपर वाला ऑथराइज कैपिटल जस्ट डिस्क्लोज होगा, वैल्यू में लिखा जाएगा लेकिन ऐड नहीं होगा। और जो इशू सब्सक्राइब कैपिटल है, कैश काइंड, वो अलग-अलग करके टोटल करके लिख दिया जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा, या यहाँ इसको प्रॉफिट की 3-4 नाम है डिफरेंट जुरिडिक्शन में। जैसे यूएसए में उसको रिटेनर ने कहते हैं, पाकिस्तान में अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट कहते हैं, या इक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। इक्यूमुलेटेड से बड़ा पीछे से जो आ रहा है प्रॉफिट वो सारा, या रिजर्व का नाम भी दिया जाता है, जनरल रिजर्व। तो जितना प्रॉफिट पिछले वाला भी करंट भी उसमें सारा ऐड होगा, उसमें से डिविडेंड निकलेगा। जितना इंटरम, फाइनल, बोनस शेयर जो भी कैपिटलाइज करेंगे वो उसमें निकल जाएगा। तो उसको कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या हम रिटेन अर्निंग या कोई भी नाम दे लें, तो वो होके वो अलहदा सेपरेट शो होगा। और कुछ कैपिटल रिजर्व भी होते हैं, तो कुछ कैपिटल रिजर्व का पार्ट है, कुछ ये कैपिटल में से यूजुअली डिविडेंड नहीं दे सकते। जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस है, आपने वैल्यूएशन सरप्लस कर ली, अभी आपका रियलाइज नहीं हुआ, लैंड में का आपने 2 करोड़ की खरीदी है लेकिन वैल्यूएशन आई कराई वो 5 करोड़ की है, तो आपने वो वैल्यूएशन सरप्लस लगा लिया। अनलेस वो डिस्पोजल नहीं होगी तो वो फिर नहीं बिका, उसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। जो करंट ईयर या एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू रिजर्व है, उसमें से आप दे सकते हैं। तो ये अलहदा सेपरेट शो किया जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और इशू पेड अप कैपिटल, ये टोटल करेंगे तो इसको कहेंगे हम शेयर होल्डर इक्विटी, लेकिन सारे इंडिपेंडेंट सेपरेट होंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर बाकी बचेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो पिछले प्रॉफिट में ऐड होता रहेगा। रिजर्व इसमें से इंटर ट्रांसफर या बोनस शोनस डिविडेंड जो फॉर द ईयर प्लस ओपनिंग होगा उसमें से इशू करके जो नेट आएगा वो इधर आएगा। जब आप पार्टनरशिप में देखें या इंडिविजुअल में देखें तो वहाँ कैपिटल होगा, उसमें एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर होगा, प्लस आप उसमें प्रॉफिट करेंगे, लेस डाई करेंगे तो उसका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ये क्लोजिंग कैपिटल अगले साल ओपनिंग होगा, फिर इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। वहाँ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है उसका पार्ट बन जाएगा। अलहदा एक्यूमुलेशन वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, ना रेवेन्यू वाला कंसेप्ट चलेगा, ना कैपिटल वाला चलेगा। ठीक है, वहाँ ड्राइंग का जो ड्रा करेंगे वहाँ ड्राइंग कंसेप्ट होगा, यहाँ ड्राइंग कोई नहीं होगी। यहाँ उसका नाम जो आप जितनी उसकी रिटर्न है, जो कैपिटल जो किसी ने इन्वेस्ट किया, जो शेयर लिए हैं, उस पे जो उसको रिटर्न देनी है उसका नाम है डिविडेंड। वो डिविडेंड इंटरम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, अगर डायरेक्टर मैनेजमेंट समझती है कि साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होंगे तो वो इंटरम डिविडेंड एक्सपेक्टेड जो है दे सकते हैं कि इतने % पहले दे दें। तो एक्चुअल प्रॉफिट जब आएगा, साल क्लोज होगा, पता लगेगा, फिर वो समझते हैं तो और देना है तो और भी दे सकते हैं। वो नॉर्मल पहले इंटरम और फाइनल डिविडेंड दे सकते हैं। इसी तरह वो समझते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें ये फंड चाहिए कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, कोई बिजनेस खरीदना है या अदरवाइज है, तो वो फिर एक और स्कीम है, वो कहते हैं कैश डिविडेंड नहीं देते, हम इनको शेयर और दे देते हैं कि एक बंदे के बाद 10 शेयर है, एक और शेयर दे दें तो इसके 11 शेयर हो जाएंगे, वर्थ बढ़ जाएगी, तो इसको कहते हैं बोनस शेयर। या इन काइंड भी कोई एसेट भी है। डिविडेंड जो डिफाइन है सेक्शन 229 है या 19 है, उसमें वो सारी कैटेगरी दी है। वहाँ इवन वहाँ तो डिविडेंड ये भी है कि अगर प्राइवेट कंपनी से डायरेक्टर ने लोन लिया है तो वो लोन भी डिविडेंड है, जब सब्सिक्वेंटली डिविडेंड होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इसमें डिविडेंड, उसमें ड्राइंग। तो यहाँ एक अकाउंट जो है, यहाँ आप आफ्टर प्रॉफिट आता है तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐड हो जाता है इंडिविजुअल में, और उसमें यहाँ ऐड नहीं होता, बल्कि उसमें से डिविडेंड पे विद होल्डिंग टैक्स भी है, कंपनी करती है करके, तो वो डिविडेंड लेस हो, इंटरम, फाइनल, बोनस सारे लेस हो के जो बाकी बचता है वो फिर अपना एक्यूमुलेटेड या रिटेन अर्निंग या अनअप्रूव्ड प्रॉफिट में चला जाता है, और वहाँ रिपोर्ट अलग-अलग, और इसी तरह ऑनवर्ड चलता रहता है। ये मेजर डिफरेंसेस है। इसके अलावा जो अदरवाइज डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का डिफरेंस है, जो कि सेक्शन 60B है।
जो कि वर्कर वेलफेयर फंड दोनों में, इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन यहाँ वो नहीं आएगा वर्कर वेलफेयर प्रॉफिट पार्टी। दूसरा बाकी चीज़ें जितने भी आपके फंड्स होते हैं, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज, वो सेक्शन जो आपका 21 है उसमें अलाउ डिसअलाउ वाले हैं, वो यूजुअली उनमें भी हो सकते हैं, इनमें भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो प्रॉफिट वाला जो है वो सेपरेट कंसेप्ट है, तो यहाँ वो रिकग्निशन के लिए सारों में हो सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पार्टनरशिप या इंडिविजुअल है बिजनेस, वहाँ आपको सैलरी ऑफ द ओनर या पार्टनर अलाउबल नहीं, जबकि कंपनी में आप अलाउबल देखेंगे तो वहाँ कंपनी में डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि सेपरेट कंसेप्ट चाहिए, सेपरेट है फ्रॉम द शेयर होल्डर, और कंपनी शेयर होल्डर और मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द कंपनी। तो शेयर होल्डर भी हो सकता है एम्प्लाई, और डायरेक्टर भी एम्प्लाई हो सकते हैं, तो वो अपनी सर्विसेज की जो उनको अमाउंट देगी वो डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होगा। तो अंडर सेक्शन वो आपका जो 20 है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें से वो डिडक्ट हो सकता है। हैं अब 100 और 113 में भी 113 रेट हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक सेक्शन 113 है, 13 में उसमें 100 मिलियन 2007 से ऑनवर्ड टर्नओवर वाला कंसेप्ट है, इंडिविजुअल भी तो यहाँ हर पे लगता है। और एक 113C भी है, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, तो कंपनी में अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स भी लगेगा। वो होगा कि जो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है, वो उस प्रॉफिट फॉर द बिफोर टैक्स जो है उसका 17% जो है सब्जेक्ट टू उसकी कैलकुलेशन उधर गिवन है, वो भी मिनिमम होगा। टर्नओवर मिनिमम, वो मिनिमम और बाकी मिनिमम सारों को देख के फिर देखा जाएगा कि एक्चुअल कितना है और वो कितना है, और ऑनवर्ड चलेगा। ठीक है, तो बाकी ऑडिटेड अकाउंट हो गए, उसमें बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और ऑनवर्ड जो है चेंजेस इन फाइनेंशियल, चेंजेस इन आपकी इक्विटी और चेंजेस इन कैश फ्लो और नोट्स टू द अकाउंट और पॉलिसी, और ऑडिटर रिपोर्ट भी होगी, ऑडिटेड अकाउंट होंगे, इसके मुताबिक ये चलेगा। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। और उसके बाद फिर और जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि जहाँ कहीं बड़ी कंपनी है तो वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर अदर इनकम है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग है, या सर्विसेज ओरिएंटेड है, या आपकी NPO है या गवर्नमेंट है, तो उनके अकाउंट्स में डिफरेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस कई इनकम स्टेटमेंट कह देते हैं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस कह देते हैं, कोई ट्रेडिंग अकाउंट कोई कह देते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कह देते हैं, कोई इनकम स्टेटमेंट कह देते हैं, कोई इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कहते हैं। बाद दफ़ा गवर्नमेंट तो बैलेंस शीट बनाती नहीं, कोई रिसीट एंड एक्सपेंडिचर कह देती हैं। तो उसके मुताबिक फिर हर एक के फॉर्मेट वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी है, और या अपने उनकी मेथडोलॉजी है उसके मुताबिक बनते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम आते हैं तो उसमें 4-5 किस्म के स्टॉक्स होते हैं। वो आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक है, फिनिश गुड स्टॉक है, या स्टोर स्पेयर्स का स्टॉक है, या कोई और स्टॉक है। वो ओपनिंग क्लोजिंग है, वो आपने देखने के वही वाले हैं। फिर आपकी परचेज इम्पोर्ट ये वगैरह वगैरह है। बाकी एडमन सेलिंग है, अदरवाइज उसी तरह। बाकी हर एक में आपके जो उसमें रिसीट एक्सपेंडिचर है, वहाँ डायरेक्ट ही एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट कास्ट बाद दफ़ा लहरा कर लेते हैं, बाद दफ़ा नहीं करते। तो इनकम सारी ऊपर टर्नओवर, नीचे सारे एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, और आगे फिर ऑनवर्ड इस तरह चलता रहेगा। कुछ चीज़ें जो है टैक्सेशन की हमने सारे देख ही ली हैं, तो ये जनरल प्रिंसिपल होंगे। तो इसके अलावा कुछ क्रेडिट्स हैं, जैसे विद होल्डिंग की हैं, तो क्रेडिट में भी लिमिट्स हैं। कंपनी की डोनेशन में या दूसरी चीज़ों में कंपनी में और लिमिट है। कंपनी से अगर आप डोनेशन दी है, इंडिविजुअल OP है तो उसके लिए और लिमिट है, तो वो क्रेडिट की भी डिफरेंट लिमिट है। 65D वाला पुराना था, वो कंपनी के लिए था, नॉन कंपनी के लिए नहीं था। वो तो इस तरह जो आपका NPO है ये 100% क्रेडिट वाला भी है, अगर आप वो ब्रूड हैं तो 100C है, तो उसके मुताबिक है। तो ये जर्नल कंसेप्ट है विद रिगार्ड टू कंपनी। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है अगर देखना है तो रिटर्न देख लेते हैं। अब SRO एक दिखा दें भी, वो अभी जो है फॉर द टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न जो है, जो 4 जुलाई 2024 को आया है, ये SRO है 949 2024। ये इसमें वो शेड्यूल में अमेंडमेंट की है, और सारी कौन कौन सी रिटर्न है इसमें, कंपनी की रिटर्न भी है, सैलरी वाली भी है, और नॉन कंपनी वाली भी है, नॉर्मल है। और फिर हम इसमें नेक्स्ट टाइम देख लेंगे कि इसमें फाइनल है या नॉर्मल है, मिनिमम है, रिजीम कौन सी हैं,
और फॉर्मेट कौन से हेड ऑफ अकाउंट है, इसमें सैलरी वाला कंपनी में नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं, जनरल कंसेप्ट ये कंपनी अकाउंट्स में जो आपके इनकम्स हैं या टर्नओवर हैं या रिसीट्स हैं, वो आपके दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं। एक आपकी फ्रॉम द ऑर्डिनरी बिजनेस, एक अदर्स। तो जबकि यहाँ हमने इनकम टैक्स में उसको 4 हेड में डिवाइड करनी, तो वो जो अदर्स होती हैं उसको एक दफ़ा ऐड बैक करेंगे, फिर रेलेवेंट हेड में लेके जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी है, वहाँ इंटरेस्ट लिखा होगा अदर में, प्रॉपर रेंट है, फिर अदर में ही लिखा होगा प्रॉफिट ऑन डेट, अदर में ही लिखा होगा डिविडेंड, अदर में ही लिखा होगा गेन, अदर में ही सारे लिखे होंगे इकट्ठे ही। तो अब हमने वो नेट प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर वो एडिड है, आपने पहले उसमें से वो निकालने, अदर वाले सारे, सिर्फ इन बिजनेस वाला रह जाना है। बाकी वो निकाल जितने ऐड हुए हैं वो नेट प्रॉफिट में से निकाल लेंगे, तो बाकी बिजनेस वाला रह जाएगा ना, बिजनेस वाला सेपरेट कर लेंगे। इनको और इनके रिलेटेड एक्सपेंस वो भी उसमें से एडलेस कर लेंगे। तो वो इन हेडों को अलहदा इनका हेड है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी का अलग हेड है। इनमें अगर कोई प्रॉपर्टी के एक्सपेंस है वो भी निकाल लेने हैं और इसको भी निकाल के वो प्रॉपर्टी वाले में ले जाने हैं। इसी तरह आपका कैपिटल गेन वाला है, उसके एक्सपेंस और इनकम वो सारी गेन वाला निकाल के वो कैपिटल गेन वाला सेक्शन 27 जो है उसमें लेके जाना है। इस तरह अदर सोर्स की कोई इनकम है उसको यहाँ से उठा के और रिलेटेड एक्सपेंस उठा के आपने 39 वाले में लेके जाने, तो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा बिजनेस। फिर उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन जो है, अकाउंटिंग और टैक्सेशन के अपने रेट हैं, सेक्शन 28, 23 इनिशियल डेप्रिसिएशन रेट है, आपका थर्ड शेड्यूल में रेट है, फिर साथ ही आपका रूल है 13 का कौन सा है, तो उस रूल के मुताबिक आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी, अकाउंटिंग रिवर्स कर देनी है और ये ऐड कर देनी। इसी तरह कोई प्रोविजंस हैं या फंड्स हैं, जो पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वो सारे ऐड बैक कर देने, वो सारे प्रोविजन बेसिस पे जो आपने पेड किए हैं उतने लेस कर दें। इस तरह कोई डिडक्टेबल है इनकम्स हैं वो ऐड लेस करके वो वाला जो है एडमिजिबल और इनएडमिजिबल उसको आप फिल करना है, तो वो आपकी अलग टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेपरेट आ जाएगी, प्रॉपर्टी अलग आ जाएगी, आपका कैपिटल गेन अलग आ जाएगा और अदर सोर्स वाला अलग आ जाएगा, टोटल बन जाएगी। टोटल में से डायरेक्ट डिडक्शन अलाउंसेज है, जैसे ज़कात शिकात है, वो आप लेस कर देंगे। लेस करने के बाद फिर आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल पे फिर नॉर्मल टैक्स करेंगे, फाइनल मिनिमम ये वो करेंगे, और क्रेडिट वाले फिर आएंगे, विद होल्डिंग एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल वाले वहाँ आ जाएंगे, फिर जो बैलेंस आएगा आप पे करेंगे, तो फिर आप वेरिफिकेशन करेंगे और साउंड बाकी हम डिटेल जो है ऑनलाइन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की डिस्कशन के हवाले से कुछ सवाल सर? मैं इंतहाई मशकूर हूँ सर मंशा सुखेरा साहब का। सर ने कंपनी, उसके कंसेप्ट, उसके डिफरेंसेस विद इंडिविजुअल एंड AOPs बहुत जामिया, बहुत मुदल्लल पूरे इनकम टैक्स आर्डिनेंस का अहाता करते हुए हमारे सामने उन्होंने बड़ी समराइज़ अंदाज में सर ने वो जो है वो सामने रखी है। होपफुली तमाम दोस्तों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होगी और ये इस एंगल से भी फ़ायदेमंद होगी कि जब कभी आप अपने किसी क्लाइंट आपके पास आते हैं कि जी हम AOP बना के बिज़नेस करें, इंडिविजुअल करें या कंपनी करें, तो जब ये डिफरेंसेस आपके सामने होंगे तो आप अपने क्लाइंट को उसके फैक्ट्स और सिचुएशन के मुताबिक बेहतर और अच्छा गाइड आप उसके ऊपर कर सकेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान टैक्स चैनल का, वो इंशाल्लाह हम इनकम टैक्स रिटर्न की प्रैक्टिकल फाइलिंग के ऊपर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।